हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज है 5 अक्टूबर और अगर आप इन सेशंस को डेली देखते हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। देखिए, वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को कुछ और लोगों तक पहुँचाता है जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो ज़रूर लाइक किया करिए इन वीडियोज़ को, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप देखिएगा कितने अच्छे और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आज आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके जैसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके जो है ना करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और आपका जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है तो वहां से भी ये रिलेटेड है। हाउ मेनी कंट्रीज आर सिग्नेटरीज ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए जिसे हम कहते हैं, इसके कितने देश हस्ताक्षर करता है? पहला ऑप्शन है आपके पास 90 देश, दूसरा 120 देश, तीसरा ऑप्शन है 102 देश और चौथा ऑप्शन है 140 देश। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिग्नेटरी कंट्रीज होती क्या है, तो आपको ये समझना होगा। और हाँ, जब भी आपको आंसर देना है, कैसे देना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो उसके सामने लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे, कल के जो वीडियोस में मैंने बोला था वैसे ही लर्नर्स ने किया और जो चीज़ें मैंने पूछी थी वो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लर्नर्स ने दिया था वैसा जवाब। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कम से कम आप लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में रहता है, आप सक्रिय रहते हैं क्लास में। तो सिग्नेटरी कंट्रीज के बारे में बात करें तो ये वो कंट्रीज होती हैं जिन्होंने साइन तो कर दिया है एग्रीमेंट, लेकिन अभी ये प्रोसेस में है। याद रखिएगा, अभी ये मेंबर नहीं बने हैं, इन प्रोसेस है। तो देखते हैं ना, कोई एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में होता है, अभी ये फुली तरीके से मेंबर नहीं बने हैं। वही मेंबर कंट्रीज कौन है, और इससे जो है कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। अगर आपसे मेंबर कंट्रीज पूछे तो मेंबर कंट्रीज वो हैं जिन्होंने सारी ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और ये जो है रैटिफिकेशन वगैरह जो भी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा कर लिया और अब ये परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, है ना। तो इनको हम कहते हैं मेंबर कंट्रीज, परमानेंट मेंबर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। तो कितने कंट्रीज जो है वो सिग्नेटरीज हैं और कितने कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं। सबसे पहले तो देखिए, सिग्नेटरी कंट्री के बारे में ये पूछा है तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास 120, है ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 देश जो है ना ये हस्ताक्षर करता है, सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, ये प्रोसेस में है ना। यानी जो 120 कंट्रीज है ये हस्ताक्षर करता है। अब अगर बात करें परमानेंट जो मेंबर्स कितने हैं, तो जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो हैं आपके पास कितने, 102, है ना। 102 कंट्रीज जो हैं ये परमानेंट मेंबर हैं। तो इनको हम कहते हैं मेंबर कंट्रीज और जो 120 है ये सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास 90, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है 120 ये आपके सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, 102 जो है ये आपके मेंबर कंट्रीज हैं, है ना। फोर से भी इसका कोई लेन देन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन को लेकर बताना। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई और वनों की कटाई को रोकने के लिए की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन है, इसको रोकने के लिए इसका शुरुआत किया गया। तो किस वर्ष में हुआ, कौन से जिले से या कौन से जो प्रदेश है वहां से स्टार्ट हुआ, ये भी आप बताइए। अभी तो इतना ही बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कौन से वर्ष में ये स्टार्ट हुआ था डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए चिपको आंदोलन? क्या होता था चिपको आंदोलन में? देखिए 1973 में, 1973 में जो है वो स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से। और चूंकि उत्तराखंड जो है उस समय उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, अभी डिवाइडेड नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश का ही ये पार्ट था। तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ और ये वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई को जो है प्रिवेंट करने के लिए हुआ था। इसमें जो लोग हैं वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन पेड़ों को कोई काट ना सके। जो विमेन है ना वो फोर फ्रंट पे थी इस मूवमेंट के, सबसे आगे पैदान पे जो है वो औरतें थी, विमेन थी। और वो क्या करती थी, वो ट्रीज को हग करती थी और उनको जो है कट डाउन होने से रोकती थी। अगर हम बात करें 1971 और 1980 और 68 की, तो ये तीनों ही जो है वो गलत ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, है ना। अब एक चीज और आपसे पूछूंगा कि बताइए किन्होंने स्टार्ट किया, किसने जो है मुख्य
भूमिका निभाई इस आंदोलन को शुरू करने का? आगे क्वेश्चन भी रिलेटेड आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर किया करिए, और साथ ही साथ नीचे प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दिया करिए। बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। आपके एग्जामिनेशन तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन विश्वविद्यालयों में से कौन चिकित्सा अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटीज वाज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन मेडिकल स्टडीज? हमने जो है बहुत अभी रिसेंटली ही इसको पढ़ा हुआ है कि जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं इनमें अलग अलग जो है विश्वविद्यालय हैं उनको अलग अलग चीज़ों के, कोई बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता था, तो कोई तंत्र विद्या के लिए जाना जाता था, कोई मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाना जाता था, तो कोई वैदिक लिटरेचर के लिए जाना जाता था। तो बताइए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी, इनमें से कौन सा मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाना जाता था? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया होगा। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ था पूरे दुनिया में, और इसको जाना जाता है मेडिसिन के लिए कि यहाँ पर जो है ना जो मेडिकल स्टडी है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। जो बहुत ही फेमस फिजिशियन एक थे, नाम सुना होगा आपने, चरक, है ना, चरक संहिता इन्होंने ही लिखा था, तो वो भी जो है यहीं पे थे, है ना। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट नालंदा के बारे में जानना, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए जो है ये फेमस था, फिलॉसफी के लिए फेमस था, मेडिसिन के लिए नहीं जाना जाता था। वही विक्रमशिला के बारे में बात करें तो बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए विक्रमशिला भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था नालंदा के जैसे ही। और वही वल्लभी के बारे में बात करें तो ये भी एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। इसका फोकस ज़्यादा व्यापक पाठ्यक्रम पे था, और यहाँ पर सेकुलर स्टडीज़ भी हुआ करती थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर आपका तक्षशिला, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाना जाता था। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। बताना है, कौन सा चीनी विद्वान बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आया और गुप्त काल के दौरान भारतीय समाज का विस्तृत रिकॉर्ड छोड़ा? बताइए, विच चाइनीज स्कॉलर विजिटेड इंडिया टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द गुप्ता एरा? हमको इनके जो है डिटेल रिकॉर्ड देखने को मिले हैं। इन्होंने बहुत मेमोर और बहुत सारी चीज़ें लिखी जिनसे हमें पता चलता है कि उस पीरियड में क्या क्या होता था। बताइए, इनमें से कौन था? पहला है वेन सांग, दूसरा है फायान, तीसरा है अल बिरूनी और चौथा है इब्न बतूता। इन चारों में से बताइए कौन सा जो है स्कॉलर हैं जिन्होंने विजिट किया था इंडिया, और ये चाइनीज स्कॉलर थे, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए और एक डिटेल रिकॉर्ड छोड़ा इन्होंने इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसके रॉन्ग ऑप्शंस को, तो जो वेन सांग है फर्स्ट ऑप्शन, ये रॉन्ग है। ये 7वीं सेंचुरी में आए थे, 7वीं शताब्दी में ये भारत आए थे, और 7वीं शताब्दी में जो है किसका समय था? तो जो हर्ष हैं, किंग हर्ष, इनका ये समय था। जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास फायान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का फायान। इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं, अल बिरूनी। तो ये एक क्या थे? पर्शियन स्कॉलर थे, पर्शियन स्कॉलर थे ये, और इन्होंने विजिट किया था इंडिया काफ़ी जो है बाद में, यानी 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में इन्होंने विजिट किया था। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है इब्न बतूता, ये मोरक्को से थे, जो मोरक्कन ट्रेवलर थे, ये मोरक्कन ट्रेवलर, और इन्होंने इंडिया जो है 14वीं सेंचुरी में विजिट किया था। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा फायान। ये एक चाइनीज़ मॉन्क थे, है ना, चाइनीज़ मॉन्क थे। इन्होंने विजिट किया था इंडिया गुप्ता एम्परर के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनके समय पे, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय पे इन्होंने विजिट किया था। और ये समय था लगभग 399 से 414 सी, यही समय था। इन्होंने इंडिया को ट्रेवल किया, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को कलेक्ट किया, इन्होंने अलग अलग ग्रंथ थे जो बुद्धिज़्म के, उसको कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया अपने ऑब्जर्वेशन कि भारतीय समाज उस समय पे कैसा दिखता था, कास्ट सिस्टम हुआ करता था, जो डेली का दिनचर्या था, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, और इसको डिटेल अकाउंट मिलता है इनके जो काम है, जो इन्होंने लिखा है उससे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखकर, जो भी आपको लग रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग SDG फोकस ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा SDG सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पहला है आपके पास गोल नंबर 3, दूसरा है गोल नंबर 7, तीसरा है गोल नंबर 9 और चौथा है गोल नंबर 12। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है,
ये आपको जो है याद होना चाहिए और वो भी ऑर्डर में याद होना चाहिए, तभी जो है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले तो ये है कि ये 2015 में सक्सेसर के तौर पे आया, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए। इसमें 17 गोल और 169 टारगेट होते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको इतना रटवा दूंगा कि आप एग्जाम, आने वाले एग्जामिनेशन तक आप बिल्कुल भूलोगे नहीं, है ना। MDG में 8 गोल हुआ करते थे, 8 से बढ़ के यहाँ पर 17 हो गए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि गोल नंबर 3 क्या था। गोल नंबर 3 था गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में, यानी स्वास्थ्य अच्छा हो और समृद्धि हो, वेलबींग हो। तो ये गोल नंबर 3 था, तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर हमारे पास आता है गोल नंबर 7। गोल नंबर 7 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का था, इसका फोकस था अफोर्डेबल, यानी कि एक तो सस्ता हो, विश्वास पात्र हो, रिलायबल हो और सतत हो, सस्टेनेबल हो, और क्या हो, मॉडर्न एनर्जी, यानी कि क्लीन एनर्जी हो सभी के पास, स्वच्छ ऊर्जा, सस्ता ऊर्जा। तो ये बात हुआ है हमारे पास गोल नंबर 7 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही गोल नंबर 9 के बारे में बात करें तो ये फोकस करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 3 I होते हैं ना, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वही गोल नंबर 12 जो है, इसका फोकस था रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पे, रेस्पॉन्सिबल कि हम ज़्यादा जो है कंज्यूम भी ना करें और ज़्यादा प्रोड्यूस भी ना करें, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो बी जो है गोल नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपके ICT का एब्रिविएशन से है, यानी फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिएगा कि अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हो, और ये सारे ही एक्सपेक्टेड MCQs हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले जो है एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिला होगा और देखने को मिलेगा भी। मैं जो भी क्वेश्चंस बनाता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद बनता है। तो काइंडली आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्या ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अब बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। बताइए इंटरनेट प्रौद्योगिकी में MIME का पूरा रूप क्या है। पहला है मल्टीपल इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज, दूसरा है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तीसरा है मॉड्यूलर इंटरनेट मेल एनक्रिप्शन, या चौथा है मैनेज्ड इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 लिख के और जो भी ऑप्शन सही है वो उसके सामने लिखिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एब्रिविएशन के बारे में, तो जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा MIME का, वो होगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, MIME, है ना। इसका यही फुल फॉर्म होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, वो ये क्या करता है, जो ईमेल का फॉर्मेट है ना इसको एक्सटेंड करता है, ताकि अलग अलग जो सपोर्ट है, टेक्स्ट, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों को जो है ना सपोर्ट किया जा सके। मतलब जैसे ASCII होता है ना, ASCII, ASCII, इनके अलावा भी अलग अलग कैरेक्टर सेट्स को ये सपोर्ट कर सके ईमेल, इसके लिए जो है यूज़ करते हैं हम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन को। हम अटैचमेंट अगर करना चाहते हैं, जैसे कोई इमेज आप मेल में भेजते हो, वीडियो भेजते हो, इसके लिए भी हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें और सारे ऑप्शंस की, तो जो ए है वो भी गलत है इसका, है ना, और C और D जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल ही इरेलेवेंट है, ऐसा कोई जो है फुल फॉर्म होता ही नहीं है। बी इसका सही है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा हो, आपने जो है इसका सही जवाब दिया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन जो है ये आपका एक बहुत ही सरल और आपके एब्रिविएशन से ये ICT के, यानी कि ये भी एक फुल फॉर्म ही है, बताना है FTP का फुल फॉर्म क्या है। बार बार मैंने कराया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में FTP का जो पूरा रूप है, फुल फॉर्म है, वो क्या है। पहला है आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तीसरा है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या फिर चौथा है फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 7 लिख के और इसके सामने इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेंशन करिए। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो भी इंक्लूड किए हैं कि वो कंफ्यूजिंग हो, ताकि इसमें गलती करने के चांसेस बढ़ जाए, है ना। FTP फाइल क्या कहते हैं उसको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। तो ये सभी जो है ना गलत है, ए ऑप्शन इसका सही है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इसको यूज़ करते हैं हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरनेट के ऊपर फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं FTP, है ना। बाकी सभी जो है ना ये ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन, ये सभी ही जो है गलत है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, ओके।
चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग SDG एड्रेस लाइफ बिलो वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ देगा बताइए कौन सा गोल जो है वो लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के नीचे जो जीवन है उसके ऊपर केंद्रित है। मैंने आपको जो आपका, अगर आप बैच में होंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ट्रिक के साथ बताया है जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखिए। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा SDG पानी के नीचे जीवन पर केंद्रित है ना, लाइफ बिलो वाटर। गोल नंबर 6 सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या है ये। तो ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे फोकस करता है, यानी स्वच्छ जल हो, क्लीन वाटर हो और साफ सफाई मौजूद हो, सैनिटेशन हो, तो इसके ऊपर है। तो ये तो बिल्कुल ही लाइफ बिलो वाटर के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये नहीं होगा। फिर हम बात करें अगर गोल नंबर 15 के बारे में, तो ये लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है ना, लाइफ ऑन लैंड यानी कि जो जमीन के ऊपर जो भी लाइफ है इसके बारे में बात होता है। गोल नंबर 9 के बारे में बात करें तो हमने डिस्कस किया था ना, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये बात करता है। और गोल नंबर 14 जो है ये बात करता है लाइफ बिलो वाटर के बारे में, है ना, यानी पानी के नीचे जो जीवन है इसको हम कैसे बेहतर बनाएं, कैसे हम पॉल्यूशन कम करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। तो गोल नंबर 14 जो SDG का है ये फोकस करता है कि भाई कैसे हम हमारे जो समुद्र हैं, ओशंस हैं, है ना, सागर हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं, जैसे जो भी मछलियां हैं, जो भी जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, हमारे जो कोरल्स हैं, इनको हम कैसे बचाएं, है ना, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और साथ ही साथ इनका हम रक्षा भी करें। तो गोल नंबर 14 जो SDG का है इसका फोकस है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे, जो ओशन है, सीज हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं इनके। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, लाइफ बिलो वाटर। गोल नंबर 14 जो है इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सोशल एक्टिविस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट। मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन भी आगे आएगा। चिपको आंदोलन के साथ किस सामाजिक कार्यकर्ता का निकटतम संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास बाबा आमटे और चौथा ऑप्शन है अरुणा राय। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए और जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ये चिपको आंदोलन जो हुआ था अभी जो हमने पढ़ा, जैसे इसमें क्या होता था कि जो पेड़ होते थे उनको बहुत ज़्यादा काटा जाता था। उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, ये पहले जो है उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड 1973 में स्टार्ट हुआ। कई सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया मैंने। 1973 उत्तर प्रदेश पेड़ों को काटने को लेकर है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो लोग हैं ना वो इन पेड़ों को ऐसे पकड़ के और खड़े हो जाते थे, है ना। और इन पेड़ों को ऐसे पकड़ के खड़े होने के बाद क्या होता था कि लोग, अगर कोई पेड़ काटने आएगा तो वो काटेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े हैं। तो इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। ये देखिए, तो यहाँ पर ऐसे पेड़ से लोग चिपक जाते थे। तो इस चिपको आंदोलन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल एक्टिविस्ट जो थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसके निकटतम संबंध जिनका था वो कौन थे? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे या अरुणा राय। क्योंकि ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लिख दिया हो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। बी सुंदरलाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो दूसरे ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो मेधा पाटकर जो हैं, इनको जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, कभी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जो है वो सबसे क्लोजली रिलेटेड था, तो वो थी मेधा पाटकर। बाबा आमटे जो है ये भी एक सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट थे और इनको जाना जाता है लेप्रेसी पेशेंट के लिए काम करते थे ये, यानी कुष्ठ रोग जो होता है ना, लेप्रेसी पेशेंट्स, तो उसके जो रोगी थे उनको ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन्होंने और लोगों को जागरूक बनाया लेप्रेसी के लिए। वही अगर हम अरुणा रॉय के बारे में बात करें तो ये RTI मूवमेंट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मूवमेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है और ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, RTI से रिलेटेड ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। वही अगर हम बात करें जो इसका करेक्ट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये उत्तराखंड के ही रहने वाले थे और इन्हीं को जाना जाता है, ये लीड कर रहे थे चिपको मूवमेंट को, चिपको आंदोलन को। और इन्होंने ही बात किया कि कैसे हम अपने जंगलों को प्रिजर्व कर सकते हैं, हिमालयन रीजन में जो भी जंगल आते हैं। और इन्होंने वैश्विक स्तर पर लोगों का अटेंशन दिया इस मूवमेंट के लिए कि ये जो चिपको आंदोलन हो रहा था, चिपको मूवमेंट हो रहा था, इसके ऊपर लोगों का ध्यान जाए। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारी जानकारी एक ही क्वेश्चन में आपको मैंने दे दिया है। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एक सीरियस लर्नर हैं और सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और दूसरी चीज़ कि आपका नेट या JRF क्लियर होने ही वाला है अगर आप डेली इन वीडियोज़ को ऐसे देख रहे हैं तो अपने आप को भी एक बार शाबाशी दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि हाँ सर मैंने जो है इस वीडियो को पूरा देखा है या नहीं देखा। जो भी होगा आप बताइए और
कितने क्वेश्चंस आपके सही होंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, वो भी नीचे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्ष एंड डॉक्यूमेंटेड इंडियन कल्चर एंड बुद्धिज्म। बताइए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हर्ष के शासनकाल में भारत का दौरा किया और भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का दस्तावेजीकरण किया, इसको जो है डॉक्यूमेंट किया इन्होंने। तो देखिए अभी हमने जब बात कर रहे थे हम उन चाइनीज स्कॉलर के बारे में, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कुछ ऑप्शन। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे पहला ऑप्शन आपके पास फायान, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है वेन सांग और चौथा है अल बिरूनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, इसके बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो नीचे मेंशन करिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड होने के बाद से सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा या नहीं, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए, कैसा लग रहा है ये हमारा प्रयास, ये भी बताइएगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आई होप कि आपने लिख दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में, वो होगा आपका सी ऑप्शन, है ना, वेन सांग। वेन सांग, इसको या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर HUENTSANG ऐसे भी, तो दोनों नाम अगर होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। वेन सांग ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत आए थे ये, और तब किसका रूल था, किंग हर्ष का, है ना, राजा हर्ष का ये रूल था। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत समय बिताया और जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल अकाउंट में सारी चीज़ें मेंशन की है, भारतीय संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, समाज के बारे में उस समय पे जो थी, है ना। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये होगा वेन सांग। वही अगर हम फायान के बारे में बात करें तो ये बहुत पहले आए थे, गुप्ता पीरियड में, है ना, गुप्ता पीरियड में आए थे, ये भी एक स्कॉलर ही थे फायान। इब्न बतूता ये मोरक्कन ट्रेवलर थे, 14th सेंचुरी में ये आए थे और उस समय पे किसका राज था, दिल्ली सल्तनत, है ना, उस समय पे दिल्ली सल्तनत का राज था। और वही अल बिरूनी को देखें तो ये 11वीं शताब्दी में आए थे, अल बिरूनी 11th सेंचुरी में, ये एक पर्शियन स्कॉलर थे, है ना, पर्शियन स्कॉलर थे ये, और ये आए थे भारत 11वीं शताब्दी में। तो आई होप कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो समझ में आ गया हो, और साथ ही साथ जो भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यह हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सारे करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, तो आप देख लीजिएगा। बाद में आपको जब PDF मिलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। चलिए, और इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।